नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में हम 2022 प्रीलिम्स और 2021 प्रीलिम्स के जो भी सवाल आए हैं वो समझने का प्रयास करेंगे। ये जो एनालिसिस हमारा डिटेल्ड होगा, जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, तो इस वीडियो से आप समझेंगे कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना है। मतलब ये नहीं कि इसका उत्तर ये है बस यहीं हमको रुकना है। हमको अगले साल जो जैसे अभी जो आपका प्रीलिम्स होने वाला है उसमें कौन से सवाल आ सकते हैं वो हमको समझना है, और यही आपका आखिरी में रणनीति भी होनी चाहिए। अब आप मॉक टेस्ट बनाना छोड़ दीजिए। अगर आप 22 और 21 का प्रीलिम्स सॉल्व कर चुके हैं पॉलिटी, तो चाहे तो आप अभी मत देखिए, प्रीलिम्स के बाद जिनको अगले साल दिलाना है वो देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले, मेरा नाम राजन तिवारी है। पहला सवाल अगर हम देखें तो ये है, चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में क्या सही नहीं है। देखिए, पहली चीज़ यही समझना है आपको कि नहीं बहुत प्रेम से देता है पीएससी और हम भूल जाते हैं समझना उसको। इस एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। ये बिल्कुल सही चीज़ है। मतलब देखिए, 1813 तक क्या हो गया था, 73 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर 84 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसके बाद अगर आप, मैं एक्ट वाला एक वीडियो भी बनाया हूँ, आप देख लीजिएगा। उसके बाद वहाँ के अंग्रेज़ों को लगा ना, मतलब वहाँ के अंग्रेज़ मतलब वहाँ की एक कंपनी हमारे यहाँ राज करती थी, तो बाकी लोग को लगा कि ये केवल ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों लूटेगी यार, हम भी लूटने के लिए हैं, हम क्यों नहीं लूटेंगे भारत को, इतना मौका है तो कंपनी बोली यार हम केवल लूट नहीं रहे, हम भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने गए हैं, हम भारत में शिक्षा फैलाने गए हैं, अपने ईसाइयत फैलाने गए हैं। आपको पता होगा हर जगह जब भी ऐसा होता है ना कि खतरा आता है तो लोग धर्म का नाम लेते हैं। तो 13 के एक्ट में क्या हुआ कि मिशनरी जो हैं उनको अनुमति दी गई। जब ये बोले ईसाई का प्रचार करने आए तो बोले तुम तो मिशनरियों को भी अनुमति नहीं दे रहे, क्या ईसाई धर्म, तो एक्ट में दिया गया। दूसरा, इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को स्थापित किया। यह भी सही बात है। और इसमें यह कहा गया कि तुम अकेले नहीं लूटोगे कंपनी, हम भी लूटेंगे। और कंपनी बोली केवल चाय और चीन, मतलब चाय का व्यापार और चीन का व्यापार, इसमें हमको एकाधिकार दे दो, बाकी सब में सभी लोग लूट लो। तो तीसरा कथन है, इस एक्ट ने चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ये गलत है। देखिए, मैं अभी बताया ना, चाय और चीन, ठीक, चाय और चीन, चाचा। अगला सवाल है, संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है। पहला है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। बिल्कुल सही बात है। देखिए, 3 डेट हैं। पहली है 9 दिसंबर 1946, इस दिन पहली बैठक हुई। इस समय जो अस्थायी अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगली 2 दिन बाद बैठक हुई 11 दिसंबर 1946, इस दिन स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 13 दिसंबर 1946 तीसरी बैठक हुई। इस दिन जो आपका उद्देशिका प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू ने पढ़ा। तो ये 3 डेट आपको पता रहना चाहिए। अभी की जो उद्देशिका है जो संविधान में है, उस उद्देशिका में बेसिक अंतर ये है कि उस उद्देशिका में नेहरू जी ने यह भी कहा था कि हम जो अल्पसंख्यक हैं उनकी भी रक्षा करेंगे। अभी वाले में नहीं लिखा है। तो इसके प्रथम स्थायी, देखो यही पकड़ना है। स्थायी थे क्या, अस्थायी थे ना, अभी हम समझे। स्थायी फिर 11 को बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। बिल्कुल सही है। सही पूछा है तो 1 और 3, ठीक। अगला है कि 89 में मतदान करने के अधिकार की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 के संविधान संशोधन से की गई। आंख बंद करके बता दीजिए, 61वें संविधान संशोधन से। और क्योंकि 21 से घटा के 18 कर दिए तो चुनाव आयोग 61वें संविधान संशोधन से पहले, मतलब 89 से पहले 1 सदस्य था। क्योंकि अब 18 बनाने के लिए वोटर लिस्ट ज़्यादा चाहिए तो फिर इसको 3 सदस्य किया गया, मतलब 1 से 3 सदस्य किया गया, ठीक। संविधान संशोधन अगर आपको बेसिक समझना है कि कौन कौन से संविधान संशोधन हुए हैं, तो देखिए आगे मैं आपको चार्ट में भी दिखा दूंगा, स्लाइड में। पहले तो जो पहला संविधान संशोधन था उससे क्या हुआ, उससे 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। मतलब उससे ये कहा गया कि भाई संसद जो भी संशोधन करेगी वो सब
कोर्ट उसको रिव्यू नहीं कर सकता। इसके बाद फिर एक जो महत्वपूर्ण संशोधन हुआ उसको बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन, जिसको लघु संविधान बोलते हैं। और उससे आपके प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता जोड़ा गया। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन से बहुत सारी चीज़ बदल रहे थे, लेकिन 44वें से फिर वो वापस सेम कर दिए, इसलिए इसको हम ज़्यादा नहीं पढ़ते। 42वें से ही मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया, जो सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश से था। 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। पहले वह अनुच्छेद 31 में मूल अधिकार था, उसको हटा के 300A में डाल दिए और वो कानूनी अधिकार बन गया। लेकिन आपके सवाल में अगर पूछता है कि संवैधानिक बना, तो सही बात है, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है। फिर आप आगे जाएंगे, 52वें में दल बदल है, 61वें में 21 से घटा के 18 है, 73वां पंचायती राज के बारे में, 74वां शहरों में जो पंचायत स्थापित की गई है, शहरों में जो स्थानीय स्वशासन है उसके बारे में, मतलब 73वां गाँव का है और 74वां शहर का है। उसके बाद फिर 86वां अगर आप याद रखेंगे तो 86वें से शिक्षा का अधिकार आया है। बाकी फिर 100, 101, 102 याद करो, मैं बताता हूँ फिर क्या क्या है। मूल अधिकार आपको पता होगा कि अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, 19 से 22 तक स्वतंत्रता है, 23-24 शोषण के विरुद्ध है, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है, 29-30 सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार है, 31 संपत्ति का था पहले, और 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये तो आप सीधा सीधा बना ही लेंगे। समानता ये मिला दो, सांस्कृतिक शिक्षा ये मिला दो, संवैधानिक उपचार 32 मिला दो, शोषण के विरुद्ध 23-24 कर दो। अगला सवाल है कि क्या सही है। देखिए, पहला तो आप आधी जंग जीत गए, सही पूछ रहा है कि सही नहीं पूछ रहा है। ठीक, संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया, बिल्कुल सही है। त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तर, सबसे नीचे ग्राम पंचायत, फिर जनपद, फिर जिला। शहरों में भी 3 स्तर था, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका। ये व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, बिल्कुल गलत बात है। और 74वां संविधान संशोधन विधेयक पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने से संबंधित है। अभी मैं बताया ना कि 73वां ग्राम पंचायत से है और 74वां नगरीय निकायों से है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही पूछा है तो केवल 1 हो जाएगा। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। पहला ये समझ सकते हैं कि कौन सा अमेंडमेंट कब कब हुआ, मतलब कौन कौन से इम्पोर्टेंट आपके संविधान संशोधन है। जैसे पहला संविधान संशोधन से 9वीं अनुसूची जुड़ी, 7वें संविधान संशोधन से राज्यों का पुनर्गठन हुआ, इससे भी खूब सारे सवाल आते हैं आपके। 42वें से सोशलिस्ट सेक्युलर जोड़ा गया, 44वें से संपत्ति का अधिकार हटाया गया, फिर 52वां जो है दल बदल के बारे में, 61वां वोटिंग एज 18 की गई 21 से घटा के, 73वां 74वां 92 में पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडी की बात करता है, 86वां 86 फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है, 101 जो है जीएसटी की बात करता है, और 103 जो है वो ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन की बात करता है। अब आप मेरे को ये बताओ, क्या बताओगे, 101 क्या है, 102 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, बताओ। फिर वो जो ऑस्ट्रेलिया आ गया ना, कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज़ कहाँ से ली गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या क्या लिया गया है, फेडरल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट का ऑफिस और स्टेट और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक, कनाडा से क्या लिया गया है, ऐसा फेडरेशन जिसमें सेंट्रल स्ट्रांग हो और जो भी रेसिडुअल पावर हैं वो सेंट्रल के पास हो। रेसिडुअल मतलब जो बाद में मिलेंगे वो सेंट्रल के पास रहेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का जो सलाहकारी अधिकारी था वो भी कनाडा से लिया गया। यूएसएसआर से क्या लिया गया, मूल कर्तव्य और न्याय का सिद्धांत। जर्मनी के वीमर संविधान से हम नेशनल इमरजेंसी लिए। फ्रांस से लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी मतलब स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिए और दोनों हाउस की जो ज्वाइंट सिटिंग होती है वो लिए। कौन अध्यक्षता करता है बताओ मेरे को आप, ज्वाइंट सिटिंग मतलब संयुक्त बैठक की। यूएसए से जुडिशियल रिव्यू लिए, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी लिए, इम्पीचमेंट जो होता है वो लिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज
जो रिमूव होते हैं वो लिए। अफ्रीका से क्या लेंगे, संविधान संशोधन लिए। और अपर हाउस मतलब राज्यसभा में इलेक्शन कैसे होगा उसकी बात लिए। ब्रिटेन से तो रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, द्विसदनी विधायिका, कैबिनेट, मतलब कानूनी जो भी है और संसदीय जो भी व्यवस्था है सब हम ब्रिटेन से लेंगे। आयरलैंड से मैं डीपीएसपी लिए और राज्यसभा में जो नॉमिनेशन होता है ना वो हम लिए आयरलैंड से, समझ रहे हैं। जो इलेक्शन होता है वो लिए अफ्रीका से और जो नॉमिनेशन होता है वो लिए आयरलैंड से। जापान में सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन जो है वो लिए। देखो फिर एक संविधान संशोधन से सवाल आए, इसीलिए PYQ का महत्व है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। भारत बांग्लादेश के बीच भूभाग का जो है बंटवारा होने के लिए, आदान प्रदान के लिए 100वां संविधान संशोधन हुआ था। क्या सही नहीं है? पहला कथन सही है, पहला कथन सही नहीं है। ठीक, इसमें क्या हुआ था कि भारत अपने ज़्यादा एरिया दिया था, आपको बेसिक भी पता हो, और बांग्लादेश कम दिया था क्योंकि हम बड़े भाई हैं। देखो यहाँ भारत 51 देगा और बांग्लादेश 111 देगा, को लगता है बांग्लादेश मान जाएगा। यही लॉजिकल गेस है कि भाई मानेगा बांग्लादेश कि हम 51 दे रहे हैं, वो 111 दे देगा हमको? तो ये गलत है, मतलब ये क्या सही नहीं है पूछा है, तो ये सही नहीं है। दूसरा सही है कि 6.1 किलोमीटर असीमांकित सीमाई क्षेत्र का सीमांकन किया गया और 4 राज्यों के भूभाग में बदलाव आए, दोनों सही है। अगला सवाल है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया उसमें से कौन शामिल नहीं था? आपको मैं कहानी बता देता हूँ। देखिए, जब पहले बार नेहरू समिति बनी थी वो बोला था कि हम राज्यों को भाषा के आधार पर बनाएंगे, मतलब समझ रहे हैं, मराठी भाषा का एक राज्य, गुजराती का एक राज्य, तेलुगु का एक राज्य, तमिल का एक राज्य। बाद में जब हम आज़ाद हुए तो हमको लगा यार उसी समय विभाजन हुआ था, हमको लगा कि ऐसा कर देंगे ना तो फिर दिक्कत होगी, भारत बट जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे। तो फिर लोग मांगने लगे हमको दो, तो उसके लिए एक धर कमीशन बनाए। धर कमीशन के दूसरे 2 सदस्य थे जगन लाल और पन्ना लाल, दोनों लाल लाल थे, ठीक, और धर कमीशन बोलते हैं। जून 48 में ये बोला कि नहीं यार भाषा के आधार पे मत बनाओ, दिक्कत हो जाएगी। बोले तुम कौन हो यार धर, तुम्हारी बात क्यों माने? तो फिर एक समिति बनी जिसको बोलते हैं JVP समिति। जे से जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल, P से पट्टाभी सीतारमैया, तीनों बड़े नेता थे। ये भी बोले कि नहीं यार भाषा के आधार पे नहीं बनाते। तो उस समय एक आंध्र प्रदेश में एक नेता थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामालू। वो बोले 53 में भूख हड़ताल कर दिए, बोले जब तक नहीं बनाओगे खाना नहीं खाऊंगा, और खाना नहीं खाने के चक्कर में उनकी डेथ हो गई। अब किसी की मृत्यु हो जाएगी तो दंगा चालू हो जाएगा कि भाई हमारे कारण ये मर गया। तो आनंद फानन में फिर 1953 में पहला भाषा के आधार पर राज्य बना आंध्र प्रदेश। ये सवाल आ सकता है कि पहला भाषाई राज्य कौन होगा? आंध्र प्रदेश। अब क्या दिक्कत हुई कि आंध्र प्रदेश तो आप बना दिए, अब बाकी बोले हमारी क्या गलती है? तो फिर एक आयोग बना जिसको बोलते हैं फजल अली आयोग। उसमें 3 सदस्य थे, अध्यक्ष फजल अली, सदस्य थे KM पर्णिकर और हृदयनाथ कुंजरू। ये बोले कि भाषा एकमात्र आधार तो नहीं होगा राज्यों के लिए, लेकिन भाषा के आधार पर राज्य हम बना सकते हैं। उससे पहले भारत 4 प्रकार के राज्यों में विभाजित था। इस आयोग के बाद भारत को 2 प्रकार के राज्यों में बांटा गया जो अभी है, मतलब एक राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। तो अब देखिए सवाल देखिए कि जिस सिफारिशों को स्वीकार किया गया उनमें से कौन शामिल नहीं था? तो पट्टाभी नहीं थे, ये तो पहले वाले में थे। JVP में फजल अली थे, KM पर्णिकर थे, हृदयनाथ कुंजरू थे। ठीक, ये मैं आपको बता रहा था। पहले ये 4 राज्य थे, ये देखिए ध्यान से। पार्ट ए वो थे जो फार्मर ब्रिटिश प्रोविंस थे, जैसे जो पहले अंग्रेजों के प्रोविंस थे, असम, बिहार, बॉम्बे, पंजाब, मध्य प्रदेश, हम लोग। पार्ट बी में जो थे फॉर्मली प्रिंसली स्टेट थे, जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मैसूर, पटियाला, जो राजाओं के अंडर में थे। पार्ट सी में वो हैं जो फॉर्मली प्रिंसली स्टेट और प्रोविंस हैं जिनके एडमिनिस्ट्रेटर को चीफ कमिश्नर बोलते हैं। ये जो प्रिंसली हैदराबाद लोग थे इनके एडमिनिस्ट्रेटर को उन्हीं के राजाओं को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिए थे, उनको बोलते थे राज प्रमुख। पार्ट सी में चीफ कमिश्नर अजमेर, कुर्ग, कूच बिहार, भोपाल, बिलासपुर, ये है वहाँ वाला हिमाचल वाला बिलासपुर। और पार्ट डी में यूटी थे और उस समय केवल एक यूनियन टेरिटरी था, उसका नाम था जम्मू, अंडमान और निकोबार।
जम्मू कश्मीर याद आ गया। तो देखो इसमें 9 राज्य थे, इसमें 9 राज्य थे, इसमें 10 राज्य था, इसमें 1 था। ठीक, बहुत कभी घुमा के पूछ लिया तो ये देखो ये चित्र भी इसीलिए मैं आपको दे दिया हूँ कैसा कैसा था। फिर फजल अली आयोग बना और उसने ये दिया ये फार्मूला कि राज्य हो गए आपके 14 और यूनियन टेरिटरी हो गए 6। अब ये नाम आप देख लेना, इतनी ज़रूरी नहीं, 14 + 6, ठीक, मतलब टोटल 20 की बात हुई। ये मैं आपको बोला था कि याद करो 101 है जीएसटी से रिलेटेड, ठीक। फिर 102 है नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास, मतलब जो बैकवर्ड क्लास हैं उनके लिए नया कमीशन बना है 102वें संविधान संशोधन से। 103वें से ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दिए। 104 से ना SC ST को रिजर्वेशन 10 साल और बढ़ा दिए। ये क्या है, जैसे आपको पता है ना, महिलाओं को भी आरक्षण ऐसे पूरा नहीं देते अनिश्चित काल तक, 10-10 साल करके देते। तो SC ST का भी 10 साल के लिए था, हर 10 साल में बढ़ाते रहते हैं। एक काम अच्छा और किए कि एंग्लो इंडियन को आपको पता है ना, लोकसभा में 2 सीट देते थे, राज्य विधानसभा में 1 सीट देते थे। अब हम बोले हम क्यों देंगे भैया, तुम तो इतना साल हमको लूटे, उसके बाद अब उस समय चलो दे दिए, अब क्यों देंगे तुमको सीट, तो उनकी सीट ख़त्म कर दिए। 105 में जो स्टेट का पावर था ना उसको रिस्टोर कर दिए। एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, उसके बाद ये कहा गया था कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट OBC कौन है नहीं बता सकती। स्टेट गवर्नमेंट गुस्सा आ गई थी कि हम नहीं बताएंगे तो कौन, मैं नहीं तो कौन तो दे दिए कि भैया बना लो। 106 में वुमेन को 33% रिजर्वेशन दे दिए। अगला है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला विवेकाधीन अनुदान कौन सा है, तो 282 के तहत दिया जाता है। योजना आयोग देता था। विवेकाधीन मतलब होता है कि हमारा जिसको मन होगा ना उसको देंगे। और ये जो 275 वाला अनुदान है ये वित्त आयोग की सिफारिश पे दिया जाता है। मतलब वित्त आयोग बोलेगा कि इसको इतना दो, उसको उतना दो, इस हिसाब से दो, तो वो वाला है। और 282 रहता है ना, आके पैर छुए तो लो बेटा इतना रख लो, वो वाला 282, मतलब मेरा मन उसको दूंगा। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में क्या सही नहीं है, मतलब नहीं पूछा है। पहला अनुच्छेद 55 में ये लिखा गया है, ये बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद अगर आपको ध्यान होगा तो 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में लिखा है कि वो कार्यपालिका का प्रमुख होगा, 54 में लिखा है कि कौन कौन उसको वोट डालेगा, 55 में उसकी प्रक्रिया क्या क्या होगी, 56 में 5 साल होगा। ऐसे ध्यान रख लेना। योग्यता लिखी है। फिर किसी को भी करना है ना तो 50-50 बिस्किट खाए हो आप लोग, वो वाली स्थिति। पहले क्या था, हर आदमी राष्ट्रपति बन जाता था। मतलब चुनाव हो रहा है तो मैं भी सोचा यार लड़ लेता हूँ, मीडिया वाले आके कम से कम बाइट तो लेंगे, भैया कैसे लड़ रहे, भले हार जाऊंगा। तो अब है कि पहले 50 प्रस्तावक लाओ जो वोट डालने वाले हैं और 50 समर्थक लाओ, तभी लड़ सकते हो। अगला है कि विधायकों के वोटों का मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जो 71 की जनगणना पर आधारित है। ये भी बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा अगर आप समझना चाहें, अगर मैं फार्मूला आपको बता दूं, क्योंकि इतना डीपली आया है। मूल्य कैसे होता है कि ऊपर लिख देते हैं कि राज्य की टोटल जनसंख्या कितनी है, जैसे मूल्य डिसाइड करना है फिर कि राज्य की टोटल जनसंख्या बटे कितने राज्य में MLA हैं। ठीक, जैसे आपके छत्तीसगढ़ की जनसंख्या मान लो बोल रहा हूँ 1000 है, 900 मान लेते हैं। जनसंख्या मान लो 900 है, आपके यहाँ विधायक हैं 90, तो 9 दाम 90, मतलब एक विधायक का मूल्य 10। ऐसे यूपी की जनसंख्या 1000 है मान लो, और वहाँ के विधायक कितने हैं, वहाँ विधायक हैं 200, तो एक विधायक का मूल्य कितना हो जाएगा, 5। मैं ये इसलिए आपको इतना गणित बताया कि अगर आपसे पूछे ना कि हर राज्य के विधायकों का मूल्य बराबर होता है तो वो गलत है। लेकिन हर MP और MLA का मूल्य, हर MP भले वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, उसका मतों का मूल्य बराबर होता है। ये आपको पता रहना चाहिए। समझ गए? मतलब हर विधायक का मूल्य बराबर नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के विधायक का मूल्य, मत का मूल्य, और यूपी के विधायक के मत का मूल्य अलग अलग होगा, लेकिन जितने सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा के, उनका मत का मूल्य बराबर होगा।
अगला है कि यदि कोई सांसद किसी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचित हो जाता है तो राज्य के विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा। तो देखो मैक्सिमम जगह ना 14 दिन वाला ही फार्मूला हमारे यहाँ चलता है, 2 हफ्ता टाइम देते हैं। मनी बिल भी आपको याद होगा ना कि जब लोकसभा भेजता है राज्यसभा को तो बोलता है तुम 2 हफ्ते में दो, नहीं तो फिर हम पास कर लेंगे। तो यहाँ भी 14 दिन की बात है। फिर है निम्न राज्यों को राज्यसभा में सीटों के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। पहले मैं आपको सीट ही बता देता हूँ। देखो पीएससी भी चालाक है ना, यूपी नहीं दिया। हर कोई जानता है ना कि यूपी तो पहले ही होगा। यूपी पहला है। दूसरा क्या है बताओ मेरे को? दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है बंगाल। ये इसलिए ध्यान रखना कि ये राज्यसभा है, जब लोकसभा आएगा ना तो सेम नहीं है, वहाँ महाराष्ट्र ऊपर नहीं। मैं इसको कैसे याद रखा था, ऐसे मैं नक्शा बनाता था दिमाग में। यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ तमिलनाडु है, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल, और यहीं पे बिहार है। तो मैं क्या करता था, ऐसे घड़ी घुमाता था एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर बंगाल बिहार। उसके बाद फिर पकड़ लोगे आप, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, बंगाल बिहार 16, फिर कर्नाटक, फिर गुजरात, और आंध्रा 11, एमपी 11, उसके बाद उड़ीसा राजस्थान 10-10। तो ये आपको एक क्रम शुरू का एक तो भी पकड़ लोगे ना तो फिर उत्तर आ जाता है, इसलिए मैं आपको सामने रख दिया। ये एक चित्र भी है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अपनी फ़ोटो दूर कर लेता हूँ। इसमें आपको ये दिखेगा कि लोकसभा की सीट कितनी है और राज्यसभा की सीट कितनी है। ठीक, क्योंकि भाई राज्यसभा पूछ लिया तो अब लोकसभा भी पूछ सकता है। चलो ये भी आपको दिखा देता हूँ मैं। यूपी पहला है, फिर महाराष्ट्र है 48, फिर बंगाल है 42, फिर बिहार है 40, फिर तमिलनाडु है 39। इसीलिए तमिलनाडु गुस्साते रहता है, बोलता है हम जनसंख्या कम करते हैं, हमारी सीट कम कर देते हो, क्या फ़ायदा भाई जनसंख्या नियंत्रण का। उसकी दिक्कत यही है, इसीलिए वो परेशान होता है। ठीक, उसके बाद फिर हमको देखना है ये राज्यसभा लोकसभा सीट, सीरियसली देख लीजिएगा, मैं ये आपको बोल रहा हूँ। अच्छा पूरा अपन ख़त्म ही कर दिए क्या, कि एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ ख़त्म ही कर दिए हैं, आप देख रहे हैं अभी तक, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान वाली सीरीज़ हम आगे भी जारी रखेंगे। मतलब देखिए आखिरी में अगर आपको कोई भी रिवीजन करना है ना तो टेस्ट मत लगाइए, बस ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनको समझिए। अब देखिए मैं आपको 22 का दिखाया, अब मैं आपको 21 का दिखाऊंगा, और इसी को आप अच्छे से पढ़ लोगे ना तो 21 के आधे सवाल आपसे बन जाएंगे। 21 अच्छे से पढ़ लोगे तो 20 के आधे बन जाएंगे, 20 अच्छे से पढ़ लोगे 19 के आधे बन जाएंगे। ट्रेंड्स पकड़िए, थोड़ा सा दिमाग स्मार्टली यूज़ करिए, आपका प्री हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।